नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है हमारा। लोग पता नहीं क्यों प्यार से विधायक जी कहते हैं, लेकिन हम तो विधायकों और सांसदों की खबर रखने वाले लोग हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। जरूरी है, इस पर आज बात करेंगे देश की राजनीति से तीन बड़े नाम अमित शाह, नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी से जुड़े कौन से अपडेट हैं, क्या बयान उन्होंने दिए हैं, ये भी बताएंगे विस्तार से। और बताएंगे कि ईद देश में अलग अलग हिस्सों में कैसे मनाई गई, कैसी तस्वीरें आई, कहाँ नमाजियों पे फूल बरसाए गए, कहाँ सुरक्षा व्यवस्था में और कड़ाई की गई या उसको लेकर के बातचीत हुई। लेकिन सबसे पहले रैश ड्राइविंग का एक वीडियो और एक केस सामने आया है, जिसकी बात कर लेते हैं। नोएडा का लैम्बोर्गिनी केस। गुजरात का अनदर राउंड वाला कांड अभी दिमाग से उतरा नहीं था कि स्पीड के चक्कर में एक और एक्सीडेंट सामने आया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 30 मार्च को एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार महंगी वाली फुटपाथ पर चढ़ गई, जहां पर दो लोग बैठे हुए थे और वो हादसे के शिकार हो गए। दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, यहीं नोएडा में रहकर मजदूरी करते हैं। दोनों की पहचान 40 साल के रविदास और 50 साल के रामभू कुमार के रूप में हुई है। हादसे में दोनों के पैर में चोट आई है, पैर टूट गए हैं, कई और चोटें भी आई हैं, इलाज जारी है। घटना के बाद जब पीड़ितों को होश आया तो बताया कि कार इतनी तेजी से आई कि वो दोनों कुछ सोच समझ पाने की स्थिति में नहीं थे, भागना तो दूर की बात है। पगला का जैसा गाड़ी आ रहा है, हम लोग उड़ते उड़ते बस गाड़ी आ गई, नहीं भाग पाए, गिर गए। तो इसी चक्के में गाड़ी गिरा चढ़ा दिया, चढ़ गया चक्का, गिर गए थे। सुबह करके पटकुनिया होकर गिर गया, लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, खासकर गाड़ी चला रहे शख्स की प्रतिक्रिया, जो कह रहा था, क्या कोई मर गया क्या इधर? कितना आदमी मरा पता है? मर गया इधर तो क्या? देख उधर, पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा गाड़ी। इंडिया टुडे से जुड़े भूपेन चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक जो शख्स लैम्बोर्गिनी कार चला रहा था उसका नाम दीपक है, जयपुर का रहने वाला है, दिल्ली एनसीआर में बतौर कार ब्रोकर काम करता है। वो टेस्ट ड्राइव के लिए लैम्बोर्गिनी चला रहा था, तभी यह हादसा हुआ। ये लैम्बोर्गिनी कार यूट्यूबर मृदुल तिवारी की है। मृदुल नोएडा के ही रहने वाले हैं। द मृदुल नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। चैनल में अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं। That's the power of the statue. देश में 31 मार्च को ईद उल फितर मनाया गया। त्योहार मस्जिदों और ईदगाहों के बाहर ईद की नमाज अदा की गई। अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग शहरों में बंदोबस्त किए गए थे। कुछ खास बातें रहीं, जैसे कि लखनऊ के ऐशगाह ईदगाह में इस बार जो है व्यवस्थाएं नए तरीके की रही, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं भी नमाज अदा कर सकें। इस बीच कई नेताओं ने देश को ईद की मुबारकबाद दी, जो बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की मुबारकबाद दी। राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भी, जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने ईद उल फितर की बड़ी शुभकामनाएं दी। ईद उल फितर की खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आया, ऐसा उन्होंने कहा। आपसी भाईचारा बढ़ाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान काफ़ी चर्चा में रहा। कोलकाता की ईदगाह पहुंची और उन्होंने कहा, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, नवरात्रि चल रही है, मैं इसकी भी शुभकामनाएं देती हूं, लेकिन हम नहीं चाहते कि दंगे हों। आम लोग ऐसी चीज़ों में शामिल नहीं होते। इनके बयान पे प्रतिक्रियाएं भी कई आती गईं। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। अब अलग अलग स्थानों पर ईद कैसी मनाई गई उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। वाराणसी की जामा मस्जिद में एक साथ बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे। लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिल पा रही थी। पुलिस प्रशासन तुरंत मुस्तैद हुआ। अनाउंसमेंट कराई गई। जिन लोगों को जगह नहीं मिल रही थी वो नज़दीकी मस्जिद पहुंचकर कुछ लोगों को दूसरी मस्जिद पहुंचाया गया। कुछ लोगों ने सीढ़ियों पर बैठ के नमाज़ पढ़ी। देश की कुछ और जगहों पे नमाज अदा करने की खूब सारी तस्वीरें आई। और तस्वीरों में क्या आया, वक्फ बिल आने वाला है, बोर्ड बिल आना है, उसके विरोध में काली पट्टियां बांधकर लोग पहुंचे। तमिलनाडु के त्रिची में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर नमाज अदा करते नजर आए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ईद के कार्यक्रम में पहुंचे, वहाँ पटना के गांधी मैदान में उसकी भी तस्वीर आई। कई शहरों से खूब सारी तस्वीरें आई। जयपुर, प्रयागराज, वाराणसी और संभल नमाजियों पर फूल बरसाए गए। एक सुखद तस्वीर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी हिंदू मुस्लिम लोगों ने नमाज अदा करने के आए मुसलमानों को गुलाब दे करके स्वागत किया, गुलाब के बरसा करके स्वागत किया। सोशल मीडिया पर यूपी के वाराणसी में गंगा जमुनी तहजीब का अनोखी मिसाल देखने को मिली। ईद
मिलन का कार्यक्रम खूब जोर शोर से चलता रहा। संभल के ईदगाह की तरफ अगर हम नज़र गड़ाएं तो वहाँ पे भी पुष्प वर्षा की गई। प्रयागराज में भी सामाजिक संगठनों ने नमाजियों पर फूल बरसाए। आज तक के आनंद राज की रिपोर्ट के मुताबिक नमाज के बाद मस्जिद से बाहर आ रहे लोगों पर हिंदू समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा की। इस दौरान कई किलो गुलाब की पंखुड़ियों का प्रयोग किया गया। नमाजियों को गुलाब का फूल दिया गया। पुलिस मुंबई की जो है वहाँ पर नमाजियों को एक दूसरे को गुलाब फूल देते हुए नजर आए। राजस्थान की राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद से भी तस्वीर आई। वहाँ पे भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली। जो चीफ हैं वहाँ के खालिद उस्मानी, उन्होंने अलग अलग समय पे मुख्य नमाज अदा कराई। बात अलग अलग समुदाय के लोगों से मिलने की भी हुई और खूब मुबारकबाद देती गई। लेकिन ये उन जगहों की बात है जहाँ पर सब कुछ राजी खुशी हुआ और माहौल जहाँ पे ठीक रहा। लेकिन कुछ जगहों पे छिटपुट विवाद की खबरें आई, जैसे यूपी की मुरादाबाद, हरियाणा के नूह से कुछ तस्वीरें आई। मुरादाबाद में नमाज के बाद कुछ युवकों ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना था कि सुरक्षा के नाम पर उनको जगह जगह रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है। इस जगह से उस जगह ईदगाह नहीं पहुंच पाएंगे समय पर, इस तरीके का आरोप लगाया। इसके बाद ईदगाह में दोबारा नमाज पढ़वाई गई। वहीं नूह में ईद के मौके पर नमाज के बाद आपस में दो पक्ष भिड़ गए। दोनों तरफ से कुल मिलाकर 15 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। वहीं झगड़े की सूचना पाकर 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराया। पुरानी जो रंजिश से जुड़ा हुआ मसला बताया गया। पुलिस ने फिलहाल स्थिति काबू कर ली है। और कुछ जगहों पे हमें ईद के दिन फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर और नारेबाजी भी देखने को मिली। मेरठ, मुजफ्फरनगर से भी कई सारी तस्वीरें सामने आई। खैर, अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बयान दिया जिससे विवाद हो गया। आरोप है कि उन्होंने दलित IAS और राज्य में खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत पर जातिवादी कमेंट किया है। उत्तराखंड IAS एसोसिएशन ने इस बयान के खिलाफ औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया है। पूरी बात यह है कि 27 मार्च को संसद में जो बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य की अपनी ही पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया। आरोप लगाया कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। ये भी कहा कि खनन का सामान ले जाने वाले ट्रकों से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिली भगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। मामला चर्चा में आया। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास ने तंज करते हुए ट्वीट किया, वक्त आ गया है इन्हें भी देशद्रोही घोषित करने का। सवाल उधर से पूछे गए तो जवाब इधर से भी आया। खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने राजस्व संग्रह और इन्फोर्समेंट एक्शन को लेकर के डेटा जारी किया। संत ने त्रिवेंद्र सिंह के दावों का खंडन किया, उन्हें भ्रामक बताया। कहा, खनन से हासिल राजस्व राज्य के गठन के बाद इस वित्त वर्ष में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये पहला साल है जिसमें वित्त विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य न सिर्फ हासिल किया गया है बल्कि 200-250 करोड़ बढ़ भी गया है, ऐसा उन्होंने दावा किया। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व
आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है उस राजस्व को, ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान फिर आया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की बात पर मुझे कुछ नहीं कहना, शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते हैं। बस रावत के इसी बयान पर मुद्दा बना, विवाद खड़ा हुआ। इंडिया टुडे के इनपुट के मुताबिक हरिद्वार के जटवाड़ा इलाके में इसके खिलाफ विरोध में रैली निकाली गई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इसे लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, मुझे ये अजीब लगा, हमें सीमा पार नहीं करनी चाहिए, ये शर्मनाक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने आपत्ति जताई। एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद वर्धन ने 30 मार्च को आपातकालीन बैठक की, फिर एक बयान जारी कर अधिकारियों की गरिमा और स्वाभिमान को बनाए रखने की जरूरत है, उस पर जोर दिया। अगली सुर्खी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना की। द हिंदू अखबार में एक लेख में लिखा कि राज्य सरकारों से राय लिए बिना केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लागू कर रही है। आरोप लगाया कि 1 दशक से मोदी सरकार शिक्षा विभाग में अपने 3C एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रही है। 3C को जो उन्होंने इलोबरेट किया, उसमें कहा कि सेंट्रलाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन, हिंदी में कहें तो केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और कोर्स की किताबों और संस्थानों का सांप्रदायिकरण। सोनिया ने और क्या कहा, 3 खासे जो बातें हैं वो जान लीजिए। पहली, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET आयोजित करके राज्य परीक्षा बोर्डों की स्वायत्तता का अतिक्रमण किया है। इसे PM मोदी ने 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया है। ये संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। दूसरी, शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की मीटिंग है, सितंबर 2019 से हुई नहीं है, बुलाई नहीं गई, ये उन्होंने एक पॉइंटर रखा। तीसरी बात कि शिक्षा का अधिकार एक्ट और समग्र शिक्षा अभियान के बजट में कटौती की गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने 2023 के नए नियमों ने जो राज्यों की भूमिका को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, ऐसा सोनिया गांधी ने आरोप लगाया। इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसको हमें सुनना चाहिए। शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। अगली सुर्खी देश के 2 बड़े नेताओं के दौरों से जुड़ी है। पहला बहुत इंटरेस्टिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर दौरा। वो 30 मार्च को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी RSS के मुख्यालय पहुंचे, करीब 4 घंटे यहाँ रहे। संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवरकर को श्रद्धांजलि दी। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघ मुख्यालय का ये पहला दौरा था। बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि जिस संघ की शाखा से निकले थे वहाँ पे प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गए। इससे पहले जुलाई 2013 में वो लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने यहाँ आए थे, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री ने संघ के माधव नेत्रालय की जो एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय चेतना के लिए विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया, वो आज महान वटवृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोया गया वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। संघ के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हुई, बैठक हुई। सूत्रों ने दावा किया कि अध्यक्ष को लेकर के बात हुई, लेकिन सूत्र ये भी कहते हैं कि बहुत सारी बात हुई और सिर्फ अध्यक्ष को लेकर के बात नहीं हुई है। बहुत सारे आगे आने वाले परिणाम
इस मीटिंग से होकर के गुजरेंगे, ऐसा सूत्र दावा करते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे पर कई प्रतिक्रियाएं आई। इनमें एक प्रतिक्रिया जो शिवसेना के सांसद संजय राउत की, वो बोले प्रधानमंत्री सितंबर में रिटायर होने वाले हैं, इसी संबंधित बात करने वो संघ मुख्यालय गए थे। बहुत इंटरेस्टिंग बयान। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए थे। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, 2 बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहाँ गए थे। मोदी जी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को और आरएसएस के प्रमुख को ये जवाब देना चाहिए कि 100 साल में आरएसएस का कोई भी प्रमुख दलित, पिछड़ा और आदिवासी क्यों नहीं बना। 100 साल में आधी आबादी की कोई एक महिला आरएसएस की प्रमुख क्यों नहीं बनी। ये सवाल का जवाब देना चाहिए आरएसएस को कि 100 वर्ष आपको हो गए और 100 साल के अंदर आपने इस देश के लिए, इस देश को बनाने के लिए, इस देश के भाईचारे के लिए क्या काम किया है। इस बीच संघ के खेमे से कुछ और भी अहम बयान आए, खासकर औरंगजेब विवाद को लेकर के, जो बहुत सारे तमाम नेताओं से उलट था। संघ ने कहा कि ये बहुत गैर जरूरी मुद्दा है। औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कोई श्रद्धा है, वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नमूना आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी, तो है भारत की ये उदारता की, सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। दूसरा दौरा जो और चर्चा में रहा वो वित्त मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। 30-31 मार्च 2 दिन वो बिहार दौरे पर रहे। चुनाव आने वाला है। 30 तारीख को गोपालगंज में जनसभा को संबोधित किया। कहा बिहार को तय करना है कि लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या फिर मोदी नीतीश के विकास की राह पर बने रहना है। लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। इसके अलावा शाह की मौजूदगी में बिहार के जो एनडीए के तमाम बड़े नेता हैं उनके साथ एक बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसकी बैठक में शामिल रहे। करीब 20 मिनट तक बैठक चली, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, चर्चा हुई। अमित शाह और नीतीश कुमार के अलावा दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा मौजूद रहे। लोजपा यानी रामविलास, उसके तरफ से जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, जदयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी वहाँ मौजूद रहे। तो आज के ललन टॉप शो में बस इतना ही। नमस्ते। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। आप सभी को, जो भी लोग ईद मनाते हैं, उनको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी देश को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते। अभिनव पांडे नाम है हमारा। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है। आजा गुफाओं में
अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।